वेलकम टू आकाश डिजिटल। आकाश डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके अपकमिंग जो जेईई मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए एक रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जेईई मेंस के लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। वो क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर के डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा आपके जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वेक्टर स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। वेक्टर में हर साल आपको जेईई में सवाल दिख जाता है। जैसे मैं आपको 5 साल का कुछ एनालिसिस बताऊं, देखिए पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स में 2025 में 22 क्वेश्चंस आए हैं, 2024 में 34। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 साल में वेक्टर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। मतलब आप ये मान लो कि हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन प्योरली वेक्टर के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप 3D के साथ कंबाइन करोगे इसको तो वेक्टर और 3D के आपको मिक्स क्वेश्चन 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं जो जेईई मेंस का लेटेस्ट सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को देखेंगे, तो पार्ट 1 के अंदर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे जिसमें ट्रायंगल लॉ इस तरीके की चीजें आ जाती है। एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है बेटा। एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग पार्ट 1 में करेंगे जिसमें हम लोग इन सेंटर, सेक्शन फॉर्मूला, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और फिर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये हम लोग पार्ट 1 में कवर करेंगे। और पार्ट 2 में आप देख सकते हैं, पार्ट 2 में हम लोग डॉट प्रोडक्ट, काफी हाई वेटेज का है, डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, कोप्लानर वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो टॉपिक्स है इस टॉपिक को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, तो आप देख सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। बहुत बेसिक टॉपिक है ये आपको वेक्टर का। अगर मैं बहुत बेसिक टॉपिक की बात करूं, बहुत बेसिक टॉपिक है वेक्टर का। इसमें क्या गिवन है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए इधर सब लोग। अगर मैं इसमें बात करूं, लेट सम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो मान लो कोई 2 वेक्टर, लेट आपने 2 वेक्टर, जैसे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है आपको समझाने के लिए। अभी मैं डायग्राम से भी, ज्योमेट्री से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और एल्जेब्रिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। तो कोई भी 2 वेक्टर हम लोग ले लें, तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 वेक्टर मैंने लिया है। एक लिया है OA वेक्टर, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया A कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, बात समझ में आ रही है। और दूसरा वेक्टर आपका हो गया AB वेक्टर, और ये भी यूनिट वेक्टर है तो मैंने B कैप ले लिया। तो आप देख सकते हैं, अगर मैंने ये वेक्टर A कैप, ये A कैप है और ये B कैप है, तो आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये थर्ड साइड जो होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो आपका जो थर्ड वेक्टर है OB वेक्टर, जो आपका थर्ड वेक्टर है OB वेक्टर, वो कितना होगा, वो होगा आपका OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, सॉरी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। और OA वेक्टर कितना है, OA वेक्टर कितना है A कैप, और AB वेक्टर कितना है B कैप। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 2 यूनिट वेक्टर है इनका सम कर रहे हैं वो भी यूनिट वेक्टर है। इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, तो कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो आपने 2 वेक्टर का सम किया है A कैप प्लस B कैप, भाई वो भी आपका, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। A कैप और B कैप के तो मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनका सम भी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अगर A कैप वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है 1,
इसकी लेंथ कितनी है 1, और बोल रहा है सम भी यूनिट वेक्टर है, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई 1। तो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, ट्राइंगल ओ ए बी, तीनों साइड सेम है, तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ओ ए बी जो है, ट्राइंगल ओ ए बी क्या बन गया, वो एक क्या बन गया, वो एक इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो इसके सारे एंगल हो जाएंगे 60 60 60। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60। आपको बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, बात खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, मतलब हमें चाहिए ए कैप माइनस बी कैप। ध्यान रखना बेटा, माइनस बी कैप कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। तो अगर इस वेक्टर को मैंने बी कैप बोला है तो माइनस बी कैप क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो आप देख रहे हैं एक और ट्रायंगल बन रहा है, ए वेक्टर माइनस बी, सॉरी ए कैप माइनस बी कैप। तो ये थर्ड साइड जो होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। ट्राइंगल लॉ हम लोग जानते ही हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर। आप बात समझ गए? तो इस वेक्टर की वो बात कर रहा है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वो आपसे बात कर रहा है। अब देखो ज्योमेट्रिकली हम लोग मूव करते हैं, तो ये सारे एंगल 60 60 हो गए। ठीक है सर, अब ये एंगल 60 तो ये 120 हो गया, और ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो ओ ए का मैग्नीट्यूड और ये ए बी डैश जो है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है 1 है। तो इस ट्राइंगल की जब दोनों साइड सेम है तो इसके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। तो अगर ये एंगल 120 है तो कितना एंगल बचा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो कितना कितना आ गया 30 30 आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये 30 30 हो गया। अगर ये 30 एंगल हो गया, ये वाला एंगल 30 है, तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा ज्योमेट्री से, इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से कितने आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है ये वाला, तो इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ओ बी बी डैश में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन ट्राइंगल ओ बी बी डैश, आप समझ रहे होंगे इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड बी बी डैश हो गई हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बी बी डैश, बी बी डैश का स्क्वायर, या आप देख लो जैसे आपको ठीक है, मॉड लेना तो मॉड ले लो, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, वैसे आप समझ जाओगे। बी बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए बात आ रही है इसकी लेंथ की। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ 1, ये भी यूनिट वेक्टर है क्योंकि बी कैप यूनिट वेक्टर है, तो माइनस बी कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड भी तो 1 आएगा। तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, इसकी ए बी डैश की लेंथ भी 1, तो ये 1 ये 1, तो पूरी बी बी डैश कितना हो गया 2, तो दैट इज 2, तो 2 स्क्वायर, राइट। एंड ओ बी वेक्टर कितना है, ओ बी वेक्टर कितना है, ओ बी वेक्टर आपका क्या है, ओ बी है आपका ए कैप प्लस बी कैप। आप बात समझ में आ रही है? इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये ए कैप प्लस बी कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड तो कितना दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों यूनिट वेक्टर का सम भी 1 है, तो ये भी आपका 1 हो गया। और ओ बी डैश तो आपको निकालना ही है, क्योंकि ओ बी डैश जो है वो आपका कौन सा वेक्टर है, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड है। तो ये आपको ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना ही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो बताओ वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √3। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इजी सवाल था, वो तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा कर दिया, बाकी आप अगर ज्योमेट्री से जाते तो इस लाइन को आप सीधा यूज कर सकते थे, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सब लिख दिया। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम एल्जेब्रिक मेथड से करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, वो भी आसान है। तो मेथड 2 से अगर मैं जाऊं तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 यूनिट वेक्टर है ए कैप बी कैप, और इनका सम जो है वो भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, 2 वेक्टर के सम का अगर मैग्नीट्यूड की बात हो तो उसके लिए आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि 2 वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड का ऐसा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, पर इसके स्क्वायर का फॉर्मूला है।
अगर आपने सुना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, तो वही यूज कर रहा हूं मैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी नो दैट, प्लीज सब लोग देख लीजिए कि ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, बोलो मॉड ए स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a सॉरी डॉट यूनिट वेक्टर है ना, डॉट बी। क्लियर है? आप इस लॉजिक से जा सकते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस लॉजिक से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे? इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, 1। ए कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बोलो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप आ जाएगा हमारा। इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ ए कैप प्लस बी कैप की, ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखें आप लोग, 1 से 1 कैंसिल हो कितना आएगा, -1/2 आएगा। अच्छा 2 टाइम्स भी है, हाँ -1/2, इक्वेशन 1 बोल दो आप। इसको आप यूज कर लेना। आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में निकालना क्या था, दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर। ए ये वही है, ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। क्लियर है बेटा? अब बताओ ए कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, इसको तो एज इट इज रख लीजिए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2। बताओ ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं, ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू -1/2 आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो -2 तो लगा दिया हमने, इसकी वैल्यू आ गई -1/2। तो आप अगर थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा 3 और ए कैप माइनस बी कैप का मॉड आ जाएगा √3। सिंपल। तो आप ज्योमेट्रिकली जाएं, ठीक है, या फिर एल्जेब्रिक तरीके से जाएं, एक ही बात है, इजी सवाल है। अगला सवाल बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जेईई मेंस के सिलेबस में ज्योमेट्री का सवाल भी काफ़ी पूछे जा सकते हैं, काफ़ी पूछे भी गए हैं। ज्योमेट्री का मतलब सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सब की बात होगी। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे सवाल देखते हैं। ध्यान देना, एक रफली डायग्राम मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको हम लोग देख लेंगे, पहले आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, द पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली the length of the bisector AD of the triangle BAC where D is on the line segment BC। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब देखो, मैं आपको अगर बताऊं, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है A का। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का होता है। अगर पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर आपका है I कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ये -3k कैप है, I कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, -1 और -3। देख लो आप, जो कंपोनेंट होते हैं ना आई कैप जे कैप के कैप के, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो ऐसे ही वर्टेक्स बी के जो वर्टेक्स बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 1, -2। और सिमिलरली वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 2 और -6। क्लियर है? बात हो रही है यहां से बाइसेक्टर की, तो बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर में, ज्योमेट्रिकल में बाइसेक्टर का क्या यूज है। तो बेटा ये रहा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आ रही है बात समझ में? ये आपका बाइसेक्टर है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको पहले पॉइंट डी पता होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट डी पता हो गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ आ जाएगी। और डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं कि बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे देखो, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर मैं ए बी लाइन की या ए बी साइड की लेंथ निकालूं, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हो √6 आ रही। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालोगे, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, पता ही आपको, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखनी है आपको, -2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
कितना आ गया ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 और ये 1, 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1 6, √6 तो सिमिलरली इसी से आप A और C के बीच का डिस्टेंस यूज करके AC साइड की लेंथ निकाल लेंगे 3√6। और अब हम लोग ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं कि वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि जो आपका बाइसेक्टर होता है ना भाई, जो आपका बाइसेक्टर होता है ये अपोजिट साइड जो BC है उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाइसेक्टर AD है तो रेशियो देखो BD अपॉन CD का रेशियो, BD के करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की साइड कौन सी है AB, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और CD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है AC, और इसकी लेंथ तो हम लोग निकाल चुके हैं, मुझे तो रेशियो से मतलब है, लेंथ से मतलब नहीं है। √6/3√6 दिख रहा है क्या आपको, √6 से √6 कैंसिल, हाँ है ना, तो कितना आ गया बोलो, BD और CD का रेशियो कितना आ गया 1:3, तो मतलब D जो है इस BC को 1:3 में इंटरनल डिवाइड कर रहा है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से बोलिए क्या आएंगे, जल्दी बताइए। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं चलिए। तो ये कुछ ऐसा था, D के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका D था, हम लोग D से मतलब है, ये D है और ये 1:3 में डिवाइड कर रहा था BC लाइन सेगमेंट को। B के कोऑर्डिनेट कितने थे एक बार देखिए बेटा, B के कोऑर्डिनेट थे 1 2 1 -2 2 1 -2 2 1 -2, तो ये B हो गया 2 1 -2, और C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, C के थे हमारे -5 2 और -6, -5 और 2 और -6। चलिए बताइए, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D बताइए, वही चीज mx2 nx1 अपॉन m + n, तो 1 × -5 mx2 प्लस nx1 6 अपॉन m + n 4। y कोऑर्डिनेट my2 1 × 2 2, ny1 3 और 1 3 अपॉन m + n, my2 -6 ny1 -6/4, कितना आ गया बेटा, D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, T के कोऑर्डिनेट आ गए आपके ये आ गया 1/4, 3 + 2 5/4, क्लियर है, और ये कितना आ जाएगा, ये लगभग -3 आ जाएगा, -12/4 है ना, -3 आ जाएगा। अब D अगर आ गया, अगर हमारा D आ गया तो भाई हमारा AD वेक्टर आ जाएगा। AD वेक्टर कैसे निकालेंगे, A पता है ना आपको, A जो ट्राइंगल का जो वर्टेक्स था उस A के कोऑर्डिनेट कितने थे, वापस देख लो, 1 -1 और -3, तो वर्टेक्स हमें AD से मतलब है, इसलिए हम लोग रफली स्केच बना रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। A जो कोऑर्डिनेट, A के जो कोऑर्डिनेट थे वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट 1 -1 -3 थे, देखो -3 था। चलिए D हमारा आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, कितना है 1/4 और बोलो 5/4 -3, क्लियर है। मुझे निकालनी है इस बाइसेक्टर AD की लेंथ, तो पहले AD का वेक्टर निकाल लो, उसका मॉड ले लो। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही उस लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। तो अगर आपका ये AD वेक्टर है, अगर आपका ये AD वेक्टर है तो इसका जब आप मॉड लोगे, AD का जो मॉड लोगे, वेक्टर का जो मॉड लोगे ना भाई, वही क्या है, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ है। तो AD वेक्टर का मॉड लोगे वही आपकी AD बाइसेक्टर की लेंथ आ जाएगी, क्लियर है। तो अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में, AOD आ गया, तो AD वेक्टर कैसा आएगा, बोलो AD वेक्टर कैसा आएगा, सर AD वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, AD D माइनस A। तो 1/4 -1 i कैप, यस और नो, 5/4 -1 + 1 हो जाएगा 5/4 + 1 j कैप, और बोलो -3 और -3 -3 तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना, ये तो आपका 0 हो जाएगा। चलिए 0 k कैप, ठीक है। कितना आया AD वेक्टर, AD वेक्टर आपका आ गया, AD वेक्टर आ गया 4 -1 माइनस का 3/4 i कैप प्लस 9/4 j कैप। चाहो तो कॉमन निकाल लो, कितना
माइनस का 3/4 कॉमन निकाल लो, माइनस का 3/4 कॉमन निकालोगे आई कैप आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा ना, ये 3j कैप ये आ जाएगा। आगे एडी वेक्टर, मुझे क्या चाहिए, एडी की लेंथ, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको आता ही है ठीक है। इसका मॉड 3/4 अंडर रूट ऑफ आई कैप का कॉम्पोनेंट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया 3/4 रूट 10। आप मेरी बात समझ गए होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर आई थिंक 1। चलिए क्लियर है, बहुत आसान है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम था। इन यहाँ पे बात हो रही थी बाइसेक्टर की, तो बाइसेक्टर के अंदर आप ये जरूर ध्यान रखें, बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी ऐसा ही करता है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए आप लोग कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन तो देख रहे हैं, पर आप ये भी देखिए क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से किया जा रहा है। एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, आप कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को, अगर नया क्वेश्चन आपके पास आता है तो। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल ABC, या मीडियन की बात हो रही है, पिछला क्वेश्चन बाइसेक्टर था, तो ये एक रफली स्केच है। AD मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट E। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये E दिख रहा नहीं है वैसे, E जो है इस AD का मिड पॉइंट है, लग रहा नहीं है पर आप अभी समझ लेना ना, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, AD आपकी मीडियन है। और ये जो BE है, मतलब आप B और E को एक्सटेंड करोगे तो ये AC साइड को F पे कट कर रहा है, और आपको ये AF और AC है, AF और FC नहीं, AF और AC का रेशियो बताना है कितना आएगा। ऐसे सवालों में आपको दिख रहा है कोई भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है, तो आप क्या करो, किसी भी एक पॉइंट को, ट्राइंगल के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन अज्यूम कर लो। तो आप ये मान लो B पॉइंट जो है, मान लो कोई सा भी, A मान लो, B मान लो, हम लोग B मान लेते हैं, मान लो B पॉइंट आपका ओरिजिन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो सारे जो पॉइंट आएंगे A और C, इनके जो पोजीशन वेक्टर आएंगे वो सब आपके इसके रेस्पेक्ट में आएंगे, क्योंकि ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन है, मान लो C का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया, C वेक्टर, और A का मैंने मान लिया A वेक्टर। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये सब इस पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है, मतलब आप ये बोलोगे BC वेक्टर जो है वो आपका C वेक्टर है, और ये अगर ओरिजिन है तो BA वेक्टर आपका A वेक्टर है। चलिए अब DAD अगर मीडियन है, मीडियन आप जानते ही हो, मीडियन अपोजिट साइड को इक्वल डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में, तो D क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, D अगर BC का मिड पॉइंट है तो D का पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, एक B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का डिवाइड बाई 2, ये हम जानते ही हैं। तो 0 + C/2, 0 + C/2 आई थिंक ये C/2 आ जाएगा। क्लियर, हाँ सर आ गया, D का पोजीशन वेक्टर बिल्कुल आ गया। अब बात करते हैं E की। E जो है वो आपका AD का मिड पॉइंट है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर, PV का मतलब यहां है पोजीशन वेक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ E, बताओ क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ E हो गया AB का मिड पॉइंट, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो बोलो कितना आएगा, A प्लस C वेक्टर C/2/2। क्लियर है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, बाकी देख लेंगे आगे। ये आ गया आपका, क्लियर है, ये आपका आ गया E। अब देखो मुझे कैसे भी कहाँ पहुँचना है, F और C, AF चाहिए और मुझे क्या चाहिए, FC का रेशो चाहिए। तो E तो हमारे पास आ गया। अब देखो, अब मुझे कुछ रेशो यहाँ पे इन्वॉल्व करनी पड़ेंगे, क्योंकि रेशो आपको निकालने हैं, तो रेशो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, रेशो हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। मान लो अज्यूम कर लिया मैंने, अज्यूम कर रहा हूँ बेटा मैं, मान लो ये AF और FC का रेशो मैंने मान लिया λ/1। जाहिर सी बात है, जब रेशो अज्यूम करते हैं तो K/1 λ/1 ऐसे ही मानते हैं, मान लिया मैंने। तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला से क्या F का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो निकाल के देखते हैं। PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ F, बोले दिस प्लस दिस है ना, λ/C/A, तो कितना आएगा, λ/C + A अपॉन λ+1। बिल्कुल सही है, क्या आप समझ गए, हाँ सर बिल्कुल सही है।
ये आ गया आपका एफ का, क्योंकि इसके आने से क्या होगा, अगर एफ का पोजीशन वेक्टर आ गया ना तो हम लोग ई पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक रेशो आपको और मानना पड़ेगा। अभी आपका काम आधा ही हुआ है। अब जैसे मैं आपसे ई, क्योंकि ई का पोजीशन वेक्टर हमारा आ चुका है, ई का पोजीशन वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो ई का पोजीशन वेक्टर में है ना रेशो इन्वॉल्व करके भी निकाल रहा हूं, फिर दोनों को कंपेयर कर लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं बोलूं ये जो बी ई है, ये म्यू रेशो 1, ई जो है इस बी एफ को म्यू रेशो 1 में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एफ हमारे पास आ चुका है, तो यहां से ई भी आ जाएगा। बताओ ई क्या आएगा वापस से, क्योंकि ई तो ऑलरेडी आ चुका था, एक दोबारा दूसरे तरीके से हम लोग ई पे आ रहे हैं। तो बताना पोजीशन वेक्टर ऑफ ई कितना आएगा सब लोग। ई का पोजीशन वेक्टर म्यू इंटू एफ, एफ का पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो म्यू इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ लैम्डा सी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। क्लियर है? चलिए 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो रहेगा, अपॉन म्यू प्लस 1, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हम रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, और रेशो अगर हमारा लैम्डा अगर आ गया तो ए एफ एफ सी से हम लोग ए एफ और ए सी पर भी बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक कितना आ रहा है बताइए, ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये म्यू मल्टीप्लाई होगा और ये लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1, तो शायद ये आ जाएगा म्यू अपॉन, एक मिनट, हाँ म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1 ए वेक्टर। चलिए सी पे जाओ, लैम्डा इंटू म्यू प्लस म्यू लैम्डा, और डिनोमिनेटर वही लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सी वेक्टर ये आ गया इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन 1 और 2 है तो एक ही पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, दैट इज एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ई ये रहा। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है, उसका कंपोनेंट कितना है, म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट 1/2 है, तो इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर और इसकी वैल्यू 1/4 के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग बात कर लेते हैं, देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्लीज एक बार देख लीजिए। तो पहले ए वेक्टर की बात करो, म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1, तो म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये हो गया म्यू प्लस 1, ये आ गया ए वेक्टर कंपोनेंट जो कि 1/2 है, ठीक है। और सी वेक्टर बताना, सी वेक्टर लैम्डा म्यू, और यहाँ पे कितना है 1/4, तो यहाँ पे लैम्डा म्यू है न्यूमरेटर तो उसका, और डिनोमिनेटर में कितना है लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1, कितना आ गया 1/4 आई थिंक सो, सी वेक्टर के साथ। चलिए बहुत आसानी से लैम्डा आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो कटेगा, क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा, और राइट साइड में बात करूं तो 1/4 डिवाइड बाय 1/2, आई थिंक ये कितना आ जाएगा लैम्डा, बताइए लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ गया 1/2। तो आपके लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। लैम्डा आने का मतलब क्या आ गया, लैम्डा आने का मतलब ए एफ और एफ सी का रेशो आ गया। तो आपने जो ए एफ और एफ सी का रेशो अज्यूम किया था, ए एफ और एफ सी का रेशो अज्यूम किया था, वो लैम्डा रेशो 1 किया था, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये रेशो आ गया 1:2। बट मुझे रेशो जो फाइंड करना है वो ए एफ और ए सी का करना है। तो रेशो की बात हो रही है तो हम लोग बेसिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हमें निकालना है ए एफ अपॉन ए सी। आप डायग्राम से देख सकते हैं, इस ए सी को मैं क्या लिखूंगा, ए एफ प्लस एफ सी। तो इस ए सी को मैंने लिख दिया ए एफ प्लस एफ सी। क्लियर है? बताओ ए एफ की वैल्यू, ए एफ का हम लोग वैल्यू से क्या, हमें तो रेशो निकालना ना, तो ए एफ का रेशो कितना था, लैम्डा था, ए एफ का रेशो लैम्डा था, तो ये लैम्डा हो गया, फिर ये लैम्डा आ गया, और ये एफ सी का रेशो हमने 1 मान लिया था, तो अब पुट कर दो, इसमें क्या है, लैम्डा की वैल्यू 1/2, और ये 1/2 प्लस 1 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ए एफ और एफ सी का, ए एफ अपॉन ए सी सॉरी, कितना आ गया 1:3।
समझ गए, बहुत इजी था। सेक्शन फॉर्मूला और क्या, और सेक्शन फॉर्मूला ही था, और तो क्या था, हाँ एक मीडियन की बात हुई थी। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम थे, तो आप लोग आई थिंक इजीली इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग सभी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या है, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। ये आपका एक ज्योमेट्री का ही एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री का ही प्रॉब्लम है, जहाँ बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो बाइसेक्टर टर्म भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी वेक्टर जो है वो क्या है, वो है डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल, यहाँ बात हो रही है इंटरनल बाइसेक्टर की, ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर दे रखे हैं और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5√6। देखिए तो अगर मैं बाइसेक्टर की बात करूँ तो इस तरीके से कुछ है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक सो। ये ए वेक्टर है, ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये आपको दिख रहा है बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर जो है, ये वेक्टर ए और बी जो वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है। अभी मैं आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर का फॉर्मूला भी बता दूंगा। ये आपका इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ध्यान रखना, दो वेक्टर ए और बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, तो इंटरनल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है ना, वो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप होता है, ध्यान रखना। और एक्सटर्नल का लिखवा दूंगा लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। क्लियर है, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच का एक्सटर्नल, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला जो बाइसेक्टर होगा वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है, तो हमारा जो सी वेक्टर है वो इंटरनल बाइसेक्टर के अलोंग है, और इंटरनल बाइसेक्टर के अलोंग जो भी वेक्टर होता है दैट इज रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, क्योंकि ये ए और बी का बाइसेक्टर है, तो ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग होगा लैम्डा टाइम्स। क्या आप मेरी बात समझ गए? ए और बी आपको दे रखा है, ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर हम लोग निकालना जानते हैं, लैम्डा की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड ही मुझे दे रखा है, और पुट करने से आपका पूरा इंटरनल जो बाइसेक्टर है वो आपका आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। बस ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो करते हैं कुछ, क्या करें बताओ। सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, तो लैम्डा टाइम्स ए कैप सॉरी, तो लैम्डा टाइम्स, लैम्डा को रहने दो बाहर, ए कैप कैसे निकालोगे? अरे भाई ए वेक्टर अपॉन मॉड है, बताओ इसका मॉड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ, ये तो कर ही लोगे, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 7 स्क्वायर बोलो भाई 49, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ गया? बोलिए 81, 9 आ गया। चलिए इसका मॉड भी निकालो लगे हाथ, मॉड बी बोलो, मॉड बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है, तो हमारे आसान रहेगा ए कैप निकालना। तो ए कैप कैसा हो गया? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर बोलो 7 आई कैप, बार बार आई कैप हालांकि लिख देता हूँ मैं, बाकी आप इसको डायरेक्टली लिख दो 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ताकि आसानी होगी कैलकुलेशन में, बार बार आई कैप जे कैप के कैप लिखोगे। चलिए लिख लीजिए अभी, तो बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। डिवाइड बाय कितना है? ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉड ए कितना है? कितना आया था ये? 9। चलिए प्लस बी कैप बी वेक्टर -2 -1 +2 आई कैप माइनस का जे कैप और ये प्लस का 2 के कैप अपॉन में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3। चलिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई कैप अलग, जे कैप अलग, के कैप अलग, सी वेक्टर आ जाएगा आपका। बोलिए कितना आएगा ये? बताइए, ये 3 से मल्टीप्लाई 3 से कर दो क्योंकि 9 बन जाएगा ना, तो कितना आएगा? -6, 7 - 6 सॉरी 1 मिनट, हाँ 7 क्योंकि 2 अरे 3 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों के डिनोमीटर सेम बन जाए, कैलकुलेशन आसान बन जाए। तो 7 - 6 कितना होगा? 1, तो 1/3 आई कैप, सही है। चलिए आगे बताइए, ये कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 -4 -3 बोलो, -4 -3 जल्दी से, -4 -3 माइनस का 7/3 माइनस का कितना था ये? 3 2 = 6, अरे रुको 9 था ना ये, एक मिनट
भाई हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो डिनोमिनेटर 9 रहेगा ना, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया था 1/9 आई कैप। क्लियर है? चलिए बताइए, -4 -3 -7/9 जे कैप। जल्दी बताइए, 3 2 जा 6 -4 और +6 -4 + 6 -4 प्लस, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, -4 + 6 कितना आएगा 2/9 के कैप। आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आपका सी वेक्टर आ चुका है। क्लियर है? चलिए, आप चाहो तो 1/9 बाहर ले लो, आप चाहे तो 1/9 बाहर ले लो, तो λ/9 कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, आई कैप -7 जे कैप। भैया आप तो कुछ है ही नहीं सवाल में, +2 के कैप आ गया सी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन ही है। क्या गिवन है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 1 नहीं 5√6। चलिए स्क्वायर कर दूं क्या? क्योंकि अरे भाई वेक्टर का मॉड निकालोगे रूट आएगा, स्क्वायर करने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्क्वायरिंग कर दूं इसका, तो मॉड सी स्क्वायर कितना आएगा, मॉड सी स्क्वायर, मॉड सी कितना है 5√6, तो मॉड सी स्क्वायर कितना आएगा बोलो 150 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 × 6। अब मॉड सी वेक्टर किसको बोला आपने, ये रहा λ/9। अब इसका मॉड लोगे ना तो रूट आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? स्क्वायर करो कितना आएगा, λ² / 9, λ² / 9, λ² / 9 स्क्वायर, सॉरी λ² / 81, तो λ² / 81। क्लियर है? और अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कर दिया, रूट हट जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर। आई थिंक हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। कितना आ रहा है? तो लैम्डा स्क्वायर, आप चाहो तो 81 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 7 का स्क्वायर बोलो 49 + 1, 49 + 1 50, 50 + 4, 50 + 4 54, तो ये 54 आ जाएगा, 81 × 150। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 81 × 150/54। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा 9 से, 9 9 9 6 6 से ये जा रहा है शायद, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, और लैम्डा स्क्वायर हटा के रूट प्लस माइनस के साथ 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9 का रूट 3 और ये 15 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 15। ये लैम्डा की वैल्यू 15 आप सी वेक्टर में रख दीजिए, आपका सी वेक्टर आ जाएगा। कितना रखा था आपने λ/9, अब तो कर लोगे ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी है +-15, यहीं रख के बता देता हूँ, तो हमारे पास लैम्डा आ गया आपका, कितना आ गया +-15। तो प्लीज़ आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो सी वेक्टर कितना आएगा +-3 से कैंसिल हो रहा है वैसे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, आई कैप -7 जे कैप +2 के कैप। देख लीजिए, +-5/3 आई कैप -7 जे कैप +2 के कैप, -5/3 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक तो ही, तो ये आपका आंसर है 5/3। इजी। आगे बढ़ते हैं, समझ लिया आपने किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, एक मैं आपको बता दूं, इंटरनल बाइसेक्टर आ जाए और तो क्या करना है, और एक्सटर्नल में आप ये यूज़ करें। देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो इनका ये जो बाइसेक्टर है ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो इसके अलाउंग जो वेक्टर होगा म्यू या लैम्डा जो बोलना है, ए कैप प्लस बी कैप होगा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों के बीच में एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो होगा लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। क्लियर है? ध्यान रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ज्योमेट्रिकल बेस सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, पर मैं आपको अप्रोच बता चुका हूँ। जैसे हमने पिछला सवाल किया था, आप वर्टेक्स को एक ओरिजिन मान के क्वेश्चन को मूव करें, जो बोला गया है उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन रीड करके जा रहे हैं, मतलब
क्वेश्चन रीड करके जो जो चीज़ें आपको करनी है उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटर है PQRS। अब आप मेरी बात समझना, आपको PQ वेक्टर दे रखा है A वेक्टर, मतलब ये PQ वेक्टर दे रखा है A वेक्टर, मान लो कि दे रखा है, वैसे तो मानने की जरूरत नहीं। QR, ये रहा QR, ये आपका B वेक्टर है, और एक है आपका SP, ध्यान रखना SP, ऐसे P की तरफ जा रहे हो, SP ये आपका A वेक्टर माइनस B वेक्टर है। चलिए, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि आप किसी भी एक को ओरिजिन मान ले तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे वही तरीका कि इस P पॉइंट को मैं ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूँ। अगर ये ओरिजिन है तो सारे जो वेक्टर होंगे, उन सारे जो पॉइंट होंगे उसके पोजीशन वेक्टर इसी के पॉइंट पे, इसी के रेस्पेक्ट में आएंगे। क्योंकि पोजीशन वेक्टर होता क्या है भाई, 3D स्पेस में आप कोई पॉइंट ले रहे हो, एक ओरिजिन दे रखा है, उस ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करोगे और उस वेक्टर की डायरेक्शन दे दोगे टूवर्ड्स पॉइंट, तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही तो आएगा। तो अगर आपने P को ओरिजिन बोल दिया तो ये सारे पोजीशन वेक्टर ही तो हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर P आपका ओरिजिन है तो ये जो PQ वेक्टर है ना, ये जो PQ वेक्टर है जिसको आप लिख रहे हैं, ये जो PQ वेक्टर है इसको आप बोल सकते हो PV। PV का मतलब भाई, PV का मतलब क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर। तो ये PV क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, तो PQ वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। समझ रहे हो, ये Q का पोजीशन वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि P को हमने ओरिजिन मान लिया है, वो आपका A वेक्टर है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्लियर है? यस और नो? पक्का कर लोगे? चलिए, अब आप देखिए QR वेक्टर कितना दे रखा है आपको, B वेक्टर, आपको दे रखा है QR वेक्टर B वेक्टर। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, जहां तक है मुझे तो दिख रहा है, क्या पता आपको भी दिख जाएगा। देखिए ये A वेक्टर और ये B वेक्टर है, ये पूरा B वेक्टर है QR वेक्टर। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ट्रायंगल दिख रहा है। दिस वेक्टर एंड PR वेक्टर इज सम ऑफ दिस वेक्टर। A वेक्टर देखो, A वेक्टर B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर ये A प्लस B वेक्टर। तो ये जो PR वेक्टर हो गया ना आपका, कितना हो गया, अब PR वेक्टर आपका कितना हो गया, बोलिए, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर है? ट्रायंगल लॉ से। कैसे? ट्रायंगल लॉ से हमने ये देख लिया। क्लियर है? अब आप देखो P फिर ओरिजिन है, तो मैं ये बोल सकता हूं जो PR है वो PR है, वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट R का, क्योंकि P आपका ओरिजिन है। इक्वेशन वन क्यों, क्योंकि ऑप्शन में PR की बात हो रही है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। तो M मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको आता ही है। कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ M, कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ M, बताइए। M किसका मिड पॉइंट है, QR का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइड बाई 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना है, A। पोजीशन वेक्टर ऑफ R कितना है, R का पोजीशन वेक्टर ये रहा, A प्लस B बाई 2। थोड़ा ये 2A से 2 से डिवाइड करोगे ना, ये आ जाएगा A प्लस B बाई 2। क्लियर है? ये आ गया आपका M, ये आ गया आपका M। चलिए, ये आपका M आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या देखा हुआ है, M मिड पॉइंट है। अब क्या है, X इज अ पॉइंट ऑन SM। देखिए, अब इसके बाद में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, पहले मैंने इतना ही पढ़ा था, तो जितना दे रखा था उसके अकॉर्डिंग में मूव कर गया। X इज अ मिड पॉइंट ऑफ SM, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, X इज अ पॉइंट, हाँ पॉइंट ऑफ SM, मतलब X जो है SM पर एक पॉइंट है, सच दैट SX और SM का रेशियो आपको 4/5 दे रखा है। क्या गिवन है आपको, SX और SM का। देखो ध्यान रखना, अगर मुझे पॉइंट X पर जाना है तो पॉइंट S तो मुझे पता है, M मैंने पता कर लिया, तो मुझे ये SX और XM का रेशियो पता होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पर मुझे जो रेशियो गिवन है, वो किसका गिवन है, बताएंगे आप मुझे? ध्यान देना सब लोग। मुझे जो रेशियो गिवन है किसका है, SX और SM का रेशियो दे रखा है 4/5। देखो, SX और SM का रेशियो दे रखा है
4/5। तो वैसे तो मैं कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, देखो ध्यान रखना कि ये देखो क्या बोल रहा है, सॉरी पिछला सवाल था, हाँ जी, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका Sx है ना, ये Sx, ये Sm का 4/5 है। तो ये Sm का अगर 4/5 है तो ये Xm जो होगा ना, ये Sm का 1/5 होगा। अरे पूरी तो Sm है ना 1, अगर Sx 4/5 है तो Xm 1/5 होगा। मैं कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, पर फिर भी अगर आपको देखना है कि नहीं सर मैथमेटिकली जाओगे तो कर लो भाई। Xm कितना आएगा, Xm को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे Xm को, Sm माइनस Sx। बताओ Sm की वैल्यू, सॉरी Sx की वैल्यू तो दिख तो गया आपको, Sx दे रखा है ना 4/5 Sm। तो भैया एलसीएम लोगे, Sm कॉमन लोगे तो Xm की वैल्यू 1/5 ही तो आएगी Xm की, वही तो बता रहा था मैं आपको। Xm की वैल्यू Sm की 1/5 आएगी, 5 - 4 1/5। क्लियर है? तो भाई हमें Xm पता लग गया, जो Xm है आपका वो आपका Sm का 1/5 है। जो Xm है आपका वो कितना है, 1/5 Sm। तो Xm अपॉन Sm ये 1/5 है। फिर दोनों को डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि मुझे रेशो किसकी नीड है। अगर मुझे पॉइंट X पर जाना है तो मुझे Sx और Xm का रेशो चाहिए, तो Sx और Xm का रेशो आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा। Sx ये तो कट जाएगा ना, Sx अपॉन Xm कितना आ रहा है बेटा, बताइए 4:1 आ रहा है। लो आ रहा समझ में। अगर ये 4:1 आ गया तो अब मैं पॉइंट X पर मूव कर सकता हूँ। क्यों मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे Px तो दे ही रखा है, Px क्वेश्चन में ऑप्शन में इन्वॉल्व है, तो मुझे X पे तो जाना ही पड़ेगा। तो अब बताइए, अगर मैं बोलूँ X का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है और P आपने ओरिजिन मान रखा है, तो X का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो Px ही होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर ये रेशो 4:5 है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं केवल ये बनाता हूँ S, X और M ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे ही मतलब है। पूरा क्यों बना रहा हूँ मैं, तो एक काम करते हैं, मैं केवल ये ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो S, X और ये M का पोजीशन वेक्टर मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना है A + B/2, A + B/2, तो ये A + B/2। क्लियर है? और ये जो आपका S है, देखो ये 4:1 है ना, हाँ 4:1। चलिए, और ये S का पोजीशन वेक्टर मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या होगा, सोचो मेरी बात को, पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या होगा। आपको पोजीशन वेक्टर कैसे, क्योंकि आपने P ऑरिजिन मान रखा है, तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब है ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और उस वेक्टर की डायरेक्शन दे दो उस पॉइंट की तरफ। तो PS जो वेक्टर होगा ना आपका, PS वो आपका S का पोजीशन वेक्टर होगा। क्वेश्चन में आपको SP दे रखा है A - B, मुझे चाहिए PS, तो PS क्या होगा, उसका अपोजिट। अगर SP A - B है तो PS कितना होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा। क्लियर है? तो PS का मतलब पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर कितना है, B - A, राइट, B - A। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन वेक्टर, ब्रैकेट में मैं हमेशा पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ B - A। तो भैया आप मुझे बताओ, क्या X का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से? बिल्कुल आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, चलिए बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ X क्या होगा, बोलिए। दिस इंटू दिस अपॉन 4 + 1। तो 4 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ M, A + B/2, राइट, प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ S, B - A/2। क्लियर है? अपॉन 4 + 1 5। क्लियर? बताइए कितना आ रहा है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4A - A 3A, बोलो 2B + B 3B। कुछ लोग बोल रहे 3 कॉमन ले लो। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ X आ गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 3/5 ब्रैकेट A + B। अब देखो, आपका P तो ऑरिजिन माना है आपने, अगर आपने P ऑरिजिन माना है और X का पोजीशन वेक्टर आपका आ चुका है, तो ये जो PX वेक्टर होगा इसी को तो बोलेंगे X का पोजीशन वेक्टर।
तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ x है वो आपका कितना आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ x है उसको मैं px वेक्टर बोल दूंगा क्योंकि p ओरिजिन है। चलिए 3/5 और a प्लस बी क्या था, a प्लस बी पी आर वैक्टर आया था हमारा, देख लो आप चाहो तो। पोजीशन वेक्टर ऑफ r इक्वेशन 1 से a प्लस बी आया था, नहीं आया था? तो जो a प्लस बी है ये आपका पी आर वैक्टर आ गया। तो पी एक्स वैक्टर की वैल्यू हो गई 3/5 टाइम्स ऑफ पी आर वैक्टर, 3/5 टाइम्स ऑफ पी आर वैक्टर। ईजी सिंपल सवाल था। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं, अगर आपका पैरेलल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला है, तो हम अगर डेटा आपको नहीं दे रखा है, डेटा आपको अननोन फॉर्म में दे रखा है, तो किसी भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन लेकर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम, वेक्टर बहुत ईजी चैप्टर है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, ध्यान रखना ये भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और 2i कैप प्लस j कैप। मतलब ये वही चीज़ आपको यहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो पोजीशन वेक्टर से क्या होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ये हमें पता ही है कि अगर ए का पोजीशन वेक्टर ये है, ये लो, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए वर्टेक्स ए के 1 1 2, दिख रहा है आपको 1 1 2, और बी के कोऑर्डिनेट 1 2 1, और सी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बोलो 2 1 1। क्लियर है। अब ये L1 L2 L3 क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस डायग्राम को अभी मत देखो, अभी पहले समझ लो क्या लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्थो सेंटर O ऑन द साइड्स AB BC और CA। तो मतलब आपका जो ये L1 L2 L3 है ना, ये ऑर्थो सेंटर से ट्रायंगल की साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है। आधे लोग तो ऑर्थो सेंटर देख के घबरा जाते हैं। अरे भाई पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, क्या पता ऑर्थो सेंटर की नीड ही ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप देखो, आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे थे, पोजीशन वेक्टर मैंने तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है हालांकि, पर आप देखना, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप देखना। तो पहले मैंने साइड ए बी की लेंथ निकाल ली, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से जो भी निकाला था, अंडर रूट ऑफ, दिख रहा है आपको, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 0 आएगा, y2 माइनस y में 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर, कितना आ गया √2। अब आप BC की लेंथ निकालोगे, निकाल लो, 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0 √2। तो AB की लेंथ √2 आएगी, सेम लेंथ BC की आएगी, सेम लेंथ CA की आएगी। तो अगर तीनों साइड की लेंथ सेम है तो आपका ट्रायंगल ABC तो इक्विलैटरल है। और अगर आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो चाहे उसका ऑर्थो सेंटर निकालो, चाहे उसका सर्कम सेंटर निकालो, चाहे आप उसका इन सेंटर निकालो, चाहे सेंट्रॉइड निकालो, चारों पॉइंट कोइंसाइड हो जाते हैं, एक ही पॉइंट आते हैं। तो ऑर्थो सेंटर की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो वो पॉइंट निकालेंगे जो हमारे काम का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो H को मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो सेंटर, ध्यान रखना, H मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड, O मतलब, अच्छा यहाँ पे O को ऑर्थो सेंटर बोल रखा है तो O ले लेते हैं। यहाँ पे O को बोल रखा है ऑर्थो सेंटर, तो एक काम करते हैं, H की जगह हम लोग O बोलते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है ना भाई, जो बोल रखा है हम लोग वैसे जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल है तो ऑर्थो सेंटर निकालो, चाहे ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर लिखा हुआ है, चाहे आप ट्राइंगल क्या निकालो, सेंट्रॉइड निकालो, समझ रहे हो, चाहे आप ट्राइंगल क्या निकालो, इन सेंटर निकालो, और चाहे आप ट्राइंगल का सरकम सेंटर निकालो, एक ही पॉइंट, ये चारों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, एक ही पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर है। अब आप देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अब पता लग गया ऑर्थो सेंटर सारे तो एक ही पॉइंट, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर कुछ भी निकाल लो। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको फाइंड क्या करना है, L1 L2 L3, और ये L1 L2 L3 क्या है कि ऑर्थो सेंटर की ट्राइंगल की साइड से लेंथ। तो ऐसा इन सर्कल में होता है। अगर आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये देखो सर्कल के अंदर, ये ट्राइंगल के अंदर मैंने बना दिया इन सर्कल, तो अगर ये इन सर्कल है तो इसका जो ये सेंटर होगा ये होगा आपका इन सेंटर, और भाई इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर तो सेम ही पॉइंट है क्योंकि ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल है।
तो मुझे उस पॉइंट से मतलब है जो हमारे काम का है, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, इससे ऑर्थो सेंटर से ट्राइंगल की साइड से, ऑर्थो सेंटर से ट्राइंगल की साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, और ये जो लेंथ होती है ना, ये मुझे पता है ये इन सर्कल की रेडियस होती है, कि ट्राइंगल वो जो इन सर्कल होता है वो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है। अगर ये तीनों साइड को टच करता है तो सेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस है, किसकी, इन सर्कल की रेडियस है। तो ये जो आपकी L1 L2 L3 क्वेश्चन में बोली गई है ना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटर बन गया तो भैया ये L1 L2 L3 जो है ना, L1 L2 L3 तीनों की लेंथ सेम होगी, और वो क्या होगी, स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब इन रेडियस होगी रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो सर्कल के अंदर बन रहा है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, वो हो गई आपकी इन रेडियस। और अगर आपने थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला पता है एसओटी के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि इन रेडियस कैसे निकालते हैं, तो बेटा इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ध्यान रख लो, कभी कभी काम आ जाता है, डेल्टा बाय एस। डेल्टा बाय एस, ये डेल्टा क्या है सर, ये डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, और ये डेल्टा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। और अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ मैं, कैसे निकालूँ डेल्टा, √3/4 साइड स्क्वायर, क्लियर है। और साइड की लेंथ तो निकाल चुका हूँ, तीनों साइड की लेंथ सेम है ना, कितनी है, √2 है, तो सीधा करता हूँ ना मैं, चलिए हाँ। तो साइड की लेंथ कितनी है आपकी, साइड की लेंथ कितनी है, एक मिनट, √2 है, तो क्यों ना मैं लिख दूँ उसको √2 का स्क्वायर। चलिए, और जो ये S है ये आपका सेमी पेरीमीटर है, कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल की तीनों साइड AB BC और CA, इनका सम डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर, क्लियर है। और इसकी लेंथ कितनी निकाली, AB BC CA, √2 निकालना, तो √2 कितना हो गया, 3√2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3/√2 आ जाएगा, देख लो चाहो तो ये 3/√2 लिख दो इसको चाहो तो। अब बस आ गया हमारे पास, कैलकुलेशन कर लो जल्दी थोड़ी सी, कितनी आ गई आर की वैल्यू, √3/4 आ गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, और डिनोमीटर में 3/√2 है तो 3 हो जाएगा, √2 उधर जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये देखो ये 2 से 2 जाएगा, क्लियर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, और ये √2 से ये 2 जाएगा तो √2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, यहाँ से ये √3 बचेगा, तो √2 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो आपका इन रेडियस आ गया √2, और ये इन रेडियस जो है वो आपके L1 L2 L3 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और रेडियस सर्कल की तीनों ही रेडियस है, रेडियस तो सेम लेंथ की होती है। तो ये आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो फाइंड करना है L1 + L2 + L3, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 1/√6 + 1/√6 + 1/√6, 3/√6, दैट इज द आंसर। क्लियर, कर लेंगे आप लोग, यस और नो, इजी सवाल था। तो और तो सेंटर तक घबराना नहीं है, ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर लेना थोड़ा सा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना सेम ज्योमेट्रिकल सवाल है। मैं बार बार इस बात को बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर आपको ध्यान से देखना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्री के, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ही है। चलिए हाँ, अब देखिए, लेट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, वही चीज़ कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स की आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, समझ में आ रहा है, ये दे रखे हैं, ये आप देख लेना, ट्राइंगल आपका जो भी होगा। इफ दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, देखो बात ध्यान से सुनना, अगर ट्राइंगल के अंदर कभी भी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की बात हो तो आपको सेंट्रॉइड इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान है। और सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर में रिलेशन होता है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में इंटरनल डिवाइड करता है। तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग है कि यहाँ सेंट्रॉइड की नीड पड़ सकती है, और जाहिर सी बातें पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आपको जो दे रखा है ना ट्राइंगल के वर्टाइसेस के पॉइंट ऑफ वर्टाइसेस के क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं।
तो मान लो आप लेट सपोज लेट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC मान लो आप। तो ट्राइंगल ABC है तो आप ये मान लो कि जो ये A दे रखा है, ये जो पॉइंट है ये A का पोजीशन वेक्टर है, ये जो पॉइंट है ये B का पोजीशन वेक्टर मान लो, और ये जो पॉइंट दे रखा है ना ये बेटा ये पॉइंट आप मान लो C का वर्टेक्स C का पोजीशन वेक्टर। तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर की बात हो रही है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ PV का मतलब वही चीज पोजीशन वेक्टर किसका, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को मैं एक काम करता हूँ G बोल देता हूँ। कैसे निकालेंगे, A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 3। तो बताओ A का पोजीशन वेक्टर कितना है, A का पोजीशन वेक्टर वो रहा 4P, जल्दी लिखो 4P प्लस Q। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखे, ये बात मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, -3R हो गया A प्लस B माइनस का 5P प्लस Q कितना आ रहा है +2R। चलिए प्लस C मतलब पॉइंट्स वर्टेक्स C का पोजीशन वेक्टर 2P माइनस का Q प्लस का 2R डिवाइड बाय बोलो डिवाइड बाय बोलो डिवाइड बाय बोलो डिवाइड बाय बोलो डिवाइड बाय 3। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। क्लियर है। चलिए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, बताइए कितना आ रहा है। ये 4P आ रहा है, ये -P, 4P माइनस P माइनस का P प्लस का 2P, तो प्लस का P। ठीक है, बताओ Q प्लस Q 2Q माइनस Q, तो एक बार Q बचेगा। अब R वाले को पकड़ लो, माइनस का 3R प्लस का 2R माइनस का R प्लस का 2R प्लस का R। तो बेटा ये आ गया आपका सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर। कितना आसान है, P प्लस Q प्लस R बाई 3। क्लियर है, हाँ या ना। तो अब बात आ रही है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर की। मेरे पास सेंट्रॉइड तो आ ही चुका है, तो अब हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है, देखो ये रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको बात करूं ऐसे, इसको मैं बोलता हूं ऑर्थो सेंटर को बोलता हूं मैं H सेंट्रॉइड, और ये सर्कम सेंटर O, HGO। H मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड, और O मतलब सर्कम सेंटर। ये बात समझ में आ रही है आपको। मतलब मैं ऑर्थो सेंटर को क्या बोल रहा हूँ, H बोल रहा हूँ, सर्कम सेंटर को O बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड को G में पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, उसको 2:1 में इंटरनल डिवाइड करता है बेटा, 2:1 में इंटरनल डिवाइड करता है। तो अब आप देखो G के पोजीशन वेक्टर आप सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो मैं अब वापस वही चीज़, जैसे एक क्वेश्चन पहले किया था हमने, सेम इसी लॉजिक से हम लोग इसको कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं G का। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ O मतलब बोलो, O मतलब सर्कम सेंटर का पोजीशन वेक्टर कितना है, ये सर्कम सेंटर है, अल्फा बीटा और गामा, PQR के साथ है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा PQR के साथ है, तो अल्फा बीटा Q प्लस गामा R वेक्टर। 1 इंटू H पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर कितना है कितना है पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है, P प्लस Q प्लस R बाई 4, P प्लस Q प्लस R बाई 4। तो P प्लस Q प्लस R बाई 4 सही है। mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम यहाँ पे बताओ। ये जो आएगा, अगर आप 4 एलसीएम लोगे ना, तो 4 2 जा 8 अल्फा और यहाँ P, तो ये आएगा 8 अल्फा प्लस 1 P वेक्टर, और कितना आएगा 4 2 जा 8 बीटा सेम आएगा प्लस 1 Q वेक्टर, और ये आपका आ जाएगा 8 गामा प्लस 1 R वेक्टर, और डिवाइड में आपका 3 है ही, 3 नहीं सॉरी 4 तो एलसीएम लिया था, 12 आ जाएगा ना, हाँ 3 भी तो है, 12। ये आ गया इक्वेशन 1। और पोजीशन वेक्टर ऑफ G हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना है बोलो, कितना है पोजीशन वेक्टर ऑफ G, कितना निकाला था हमने बताओ, P प्लस Q प्लस R बाई 3 निकाला था। देखो ये रहा P प्लस Q प्लस R, तो कंपेयर कर दो दोनों के कोफिशिएंट को, P प्लस Q प्लस R
बाय 3। तो अब बताओ कंपेयर करोगे यहाँ पे p के साथ क्या लिखा हुआ है 8 अल्फा प्लस 1/12 और यहाँ p के साथ कितना है 1/3। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे 8 अल्फा प्लस 1/3 की वैल्यू बोलो कितनी आ रहेगी, सॉरी 1/12, 8 अल्फा प्लस 1/12 ये आ जाएगा 1/3। 8 बीटा प्लस 1/12 कितना आ जाएगा ये, दैट इज ऑल्सो 1/3। और लास्ट में आ जाएगा 8 गामा प्लस 1/12 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, सॉरी 1/3, सही है। तो मुझे लगता है अल्फा बीटा गामा की सेम वैल्यू है कि सेम एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ये, हाँ है ना। चलिए बताइए यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अरे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 4 माइनस 1, अल्फा कितना आएगा बोलो 4 माइनस 1 3/8। अरे ये अल्फा आएगा ना तो बीटा भी यही आएगा 3/8, कैलकुलेशन कर लेना दिख रहा है मुझे तो, और गामा भी कितना आएगा 3/8 ही आएगा। तो अल्फा बीटा गामा कितना आ गया 3/8 3/8 3/8। निकालना क्या है, अब आसानी से निकाल लोगे। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, अल्फा कितना है 3/8, बीटा बोलो दैट इज ऑल्सो, सॉरी बीटा भी 3/8 था, गामा भी 3/8 है, तो बीटा भी 3/8, तो कितना रहेगा ये 3 2 6 6/8 और गामा भी 3/8 15/8। 8 एलसीएम आ रहा है, 15 प्लस 6 21 प्लस 3 24/8, 24/8 कितना आ गया 3 आंसर। इजी। तो समझ गया आप, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अगर ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो तो शायद आपको पता लग गया कि हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सेंट्रॉइड की। क्लियर है। अगला सवाल, ये जो टॉपिक है अब हम लोग ज्योमेट्री के बाद मूव कर चुके हैं लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले पे। तो इस टॉपिक में आपको देखो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इन सब का मतलब क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं, ABC नॉन जीरो वेक्टर्स है सच दैट नो टू ऑफ दीज आर कोलिनियर। देखो ये वर्ड जो है इन सब के मतलब क्या है, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, और ये जो वेक्टर A है, इफ वेक्टर A इज कोलिनियर विथ C एंड, हाँ सॉरी A प्लस 2B जो है वो C के कोलिनियर है, B प्लस 3C जो है A के कोलिनियर है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। ध्यान देना, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट का मतलब है किसी एक को दूसरे के लीनियरली टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो अगर A और B कोलिनियर वेक्टर है इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट है, तो वी कैन से दैट दो वेक्टर A और B अगर कोलिनियर है तो A बराबर लैम्डा B होता है। तो यहाँ पर A प्लस 2B C के साथ कोलिनियर है, तो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि A प्लस 2B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C वेक्टर। क्लियर है। इक्वेशन 1 बोलते थे, देख लेंगे इसको, इसका यूज आएगा। B प्लस 3C A के कोलिनियर है, तो B प्लस 3C अगर A के कोलिनियर है तो इसको बोल देंगे म्यू टाइम्स A वेक्टर। इक्वेशन 2, क्या आप मेरी बात समझ गए। चलिए अब A प्लस 2B 6C इक्वल टू 0, 0 का मतलब नल वेक्टर की बात कर रही है ना, क्योंकि ये अगर वेक्टर फॉर्म में है तो लेफ्ट साइड भी वेक्टर फॉर्म में होगा, तो ये नल वेक्टर लिखा हुआ है। तो A प्लस 2B प्लस 6C की वैल्यू नल वेक्टर होगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हमें मतलब है A प्लस 2B प्लस 6C से, देखते हैं A प्लस 2B प्लस 6C से हमें मतलब है, यही है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहां से देखो आप, A प्लस 2B किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स C। तो ये जो A प्लस 2B लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लैम्डा टाइम्स C लिख दूं क्या, A प्लस 2B जगह लैम्डा टाइम्स C, और 6C तो है ही, कॉमन लोगे C कितना रहेगा लैम्डा प्लस 6 C वेक्टर। चलिए दूसरा और ऑब्जर्व करोगे तो हमें A प्लस 2B और 6C की वैल्यू हम म्यू के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो B, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक कोलिनियर वेक्टर आपको कैसे लिखना है इस सब का मतलब आपको समझाया जा रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो B प्लस 3C से मतलब है, तो B प्लस 3 से यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, देखो B प्लस 3 से यहाँ से नहीं आएगा भाई, A वेक्टर दे रखा है, अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे, तो B प्लस 3 से आपको दिख जाएगा भाई। चलिए बताइए B प्लस 3C को क्या लिखूँ, जल्दी बोलो फास्ट। म्यू A, तो 2 म्यू A, तो A कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 म्यू A वेक्टर। अब आप देख सकते हो, हालांकि इसको इक्वेशन 1 2 मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, इसको 3 4 बोल दो, वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, देख लेंगे। अब 3 और 4 से आप देख सकते हो, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या
भाई ये भी a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी की वैल्यू है, ये भी a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी की वैल्यू, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब ध्यान रखना आप, तो लैम्डा प्लस सिक्स सी वेक्टर किसके बराबर है, 1 प्लस टू म्यू ए वेक्टर। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ, आप चाहो तो इसको इधर ले लो, 1 प्लस टू म्यू ए वेक्टर माइनस 6 प्लस लैम्डा सी वेक्टर। अब ध्यान देना, ध्यान देना भाई क्या लिखा हुआ है, नो टू ऑफ दीज आर कोलिनियर। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान रखना, अगर मैं ये बोलूं लेट ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोलिनियर होते तो लीनियरली डिपेंडेंट होता, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये दो वेक्टर का नॉन कोलिनियर है, और मान लो इनमें कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, लैम्डा 1 ए, ध्यान देना, प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर बराबर 0, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी के कोफिशिएंट लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये दोनों 0 होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। सेम तीन वेक्टर में होता है। अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये वेक्टर है वैसे ही है ना, वेक्टर है वैसे ही है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। अब देखो नॉन कोप्लेनर का मतलब ये लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोप्लेनर और कोलिनियर वेक्टर होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तो नॉन कोप्लेनर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, नॉन को तो अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर इसमें कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, ध्यान देना, यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो कि सारे कोफिशिएंट 0 हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन इसलिए दे रखी है और ये क्वेश्चन इसलिए लाया है ताकि आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब समझा सके। तो आप देख रहे हैं ए और सी कोलिनियर नहीं है, नो टू ऑफ दीज आर कोलिनियर, और इसमें कोई कोफिशिएंट की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है 1 प्लस 2 म्यू भी 0 है एंड 6 प्लस लैम्डा भी 0 है। अब आप सोचो, जब आप 1 प्लस 2 म्यू को 0 करोगे, 6 प्लस लैम्डा को 0 करोगे, तो ये a प्लस 2b प्लस 6c जो आपका लैम्डा प्लस 6, कुछ भी कहीं पे पुट कर दो, ये रहा, यही तो था, a प्लस 2b प्लस 6c की वैल्यू जैसे यहाँ से क्या आई थी, यहाँ से आई थी 1 प्लस 2 म्यू और a वेक्टर, और 1 प्लस 2 म्यू कितना है, 0 है। तो अगर ये 0 इंटू ए वेक्टर है तो ये नल वेक्टर आ तो गया, ये प्रूव हो तो गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये केवल सवाल इसलिए था कि कोलिनियर वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनके मतलब आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्लियर है? हाँ जी, और देखिए सवाल, क्वेश्चन देखिए, 3 वेक्टर दे रखे हैं ए, बी और सी, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अभी बताया था 3 वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होने का मतलब है तीनों कोप्लेनर है। 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो मतलब कोलिनियर है। तो अगर 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, कोप्लेनर है, इट मींस ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो आपने सुना होगा कि अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 के सम में, सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इससे बता देता हूँ, ठीक है? अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, यही तो हम लोग जानते हैं। कोलिनियर में क्या होता है, 2 वेक्टर कोलिनियर है तो ए बराबर लैम्डा भी होता है। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक को बाकी 2 की सम में लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी लिखा जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर, तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो किसी भी एक को, सी को आप लिख सकते हो सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए
लैम्डा टाइम्स ए, बोलो ये कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स बी कितना है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आई कैप जे कैप के कैप पे कोफिशिएंट को कंपेयर हम लोग कर ही लेंगे क्योंकि सी वेक्टर आपको ऑलरेडी दे चुका है, लिख सी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर है आई कैप प्लस एल्फा जे कैप दिख रहा होगा आपको प्लस बीटा के कैप, लिख लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप पे कॉम्पोनेंट निकाल लो। आई कैप के साथ कितना आ रहा है, यहाँ लैम्डा आ रहा है, यहाँ 4 म्यू आ रहा है, तो लैम्डा प्लस 4 म्यू आई कैप। यहाँ पे कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस 3 म्यू सॉरी, और यहाँ कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस 4 म्यू के कैप। क्लियर है, कंपेयर कर लो। आई कैप के साथ कितना है 1, आई कैप के साथ यहाँ कितना, लैम्डा प्लस 4 म्यू, तो लैम्डा प्लस 4 म्यू का वैल्यू, बहुत आसान सवाल है, 1। लैम्डा प्लस 3 म्यू का वैल्यू बोलो कितना है, अल्फा, और लैम्डा प्लस 4 म्यू का वैल्यू के कैप का कंपोनेंट कितना है, बीटा। अरे इस दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना जल्दी से, इन दोनों को दिख रहा नहीं आपको, लैम्डा प्लस 4 म्यू, लैम्डा प्लस 4 म्यू, तो लैम्डा प्लस 4 म्यू की वैल्यू 1, लैम्डा प्लस 4 म्यू की वैल्यू बीटा, तो मतलब बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। एक तो हमारा आ गया अल्फा बीटा, दूसरा हमारा मैग्नीट्यूड से आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 1। दूसरा क्या दे रखा है आपको, ये गिवन है, क्या गिवन है कि वेक्टर जो सी है उसका मॉड गिवन है। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, मैं स्क्वायरिंग कर दूं क्या, हाँ देख लो या बाद में कर देना जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मॉड सी कैसा आएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ 1 अल्फा बीटा, तो 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3 - 2 1 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू 1 मत बोलना, +-1 बोलना। तो ये अल्फा और बीटा आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, केवल ये बताना था कि लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इन सब के मतलब क्या है। क्लियर है, तो वेक्टर के फर्स्ट पार्ट में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं वेक्टर के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।